हेलो स्टूडेंट्स। हमने राजस्थान की ज्योग्राफी को स्टार्ट कर दिया था और उसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रदेश भौगोलिक प्रदेश के अंदर भी हमने मरुस्थल को शुरू कर दिया था। अब थार के मरुस्थल को अब हम देखते हैं कि कितने भागों में बांटा है। तो इसको दो भागों में बांटा है, एक तो शुष्क मरुस्थल और एक अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल 0 से 25 सेंटीमीटर इसके अंदर क्या होती है, वर्षा होती है, और अर्ध शुष्क मरुस्थल में 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है। शुष्क मरुस्थल को राठी प्रदेश भी कहते हैं और अर्ध शुष्क मरुस्थल को क्या कहते हैं, बांगड़ प्रदेश कहते हैं। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा थार के मरुस्थल को दो भागों में बांटती है और ये 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा थार के मरुस्थल को दो भागों में बांटती है, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। थार के मरुस्थल की मुख्य नदी लूणी नदी है। कौन सी नदी है? लूणी नदी। अब हम पढ़ेंगे शुष्क मरुस्थल या राठी प्रदेश। सबसे पहले अब शुष्क मरुस्थल, ये भी दो टाइप है यहाँ पर भी इसके। एक तो होता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और एक होता है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। मुक्त प्रदेश जहाँ बालू का स्तूप नहीं पाए जाते हैं वो क्षेत्र होता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश मतलब यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितने क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? तो 41.5% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश अगर देखें तो ये 58.5% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। अब हम देखते हैं शुष्क मरुस्थल के जिले। तो जिले कौन कौन से आते हैं इसमें? शुष्क मरुस्थल में 4 जिले आते हैं, जैसलमेर, उत्तर पश्चिमी बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर और दक्षिण पश्चिमी बीकानेर, ये इसके अंदर जिले आते हैं। अब बालू का स्तूप युक्त मुक्त प्रदेश देखते हैं। सबसे पहले बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में पोखरण का है। पोखरण जैसलमेर, बालोतरा, बाड़मेर और फलोदी के बीच में चट्टानी मरुस्थल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चट्टानी मरुस्थल पाया जाता है, क्योंकि बालू का स्तूप, जहाँ बालू का स्तूप पाए जाते हैं वहां पर तो एकदम से बिल्कुल रेगिस्तान पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर चट्टानी मरुस्थल है, इसलिए यहाँ पर बालू का स्तूप नहीं बनते हैं। पोखरण जैसलमेर से बालोतरा बाड़मेर के बीच में मगरा की पहाड़ियां पाई जाती है और ये अपशिष्ट पहाड़ियां होती हैं, मगरा की पहाड़ियां। तो कहाँ से? पोखरण जैसलमेर से बाड़मेर के बीच में, बालोतरा बाड़मेर के बीच में। वहीं पोखरण जैसलमेर में क्या पाई जाती है? लाठी सीरीज पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लाठी सीरीज पाई जाती है। और बालोतरा बाड़मेर से फलोदी के बीच में क्या होता है? सीज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सीज का निर्माण होता है। और जो ये चट्टानी मरुस्थल होता है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको हमादा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हमादा। आगे देखते हैं इसके अंदर, इसको पूरी डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं हमादा क्या होता है। पोखरण, बालोतरा और फलोदी के बीच स्थित एक त्रिभुजाकार चट्टानी मरुस्थल होता है और इस चट्टानी मरुस्थल को क्या कहते हैं? हमादा कहा जाता है। फिर देखते हैं मगरा क्या होता है। तो मगरा, बालोतरा से पोखरण के बीच अपशिष्ट पहाड़ियां होते हैं और ये अपशिष्ट पहाड़ियों को क्या कहते हैं? मगरा कहते हैं। त्रिकुट पहाड़ी 1155 ईस्वी में राव जैसल द्वारा जैसलमेर दुर्ग बनवाया। तो राव जैसल ने कौन सा दुर्ग बनवाया? जैसलमेर दुर्ग बनवाया। कौन सी पहाड़ी पर? त्रिकुट पहाड़ी पर। इस क्षेत्र का प्राचीन नाम वल या मांड प्रदेश भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? वल या मांड प्रदेश। नखलिस्तान, ओएसिस या फिर मिराज। तो लाठी सीरीज क्षेत्र में भूमिगत जल के भंडार के कारण विकसित वनस्पति आवरण क्या कहलाता है? नखलिस्तान या ओएसिस कहलाता है। और जो लाठी सीरीज मोहनगढ़, जैसलमेर मोहनगढ़ के अंदर फैली हुई है, इसमें क्या पाया जाता है? भूमिगत जल का भंडार होता है और उस जल के भंडार के कारण जो वनस्पति आवरण होता है उस वनस्पति आवरण को नखलिस्तान या ओएसिस या फिर मिराज कहते हैं। यह सेवण घास से युक्त होता है तथा गोडावण की शरण स्थली है। और सेवण घास किसके लिए है? गोडावण की शरण स्थली के लिए प्रसिद्ध है। पोखरण को लैंड ऑफ 5 मिराज या 5 नकली स्थानों की भूमि कहते हैं। तो पोखरण को क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ 5 मिराज या 5 नकली स्थानों की भूमि कहा जाता है। लाठी सीरीज के बारे में देख लेते हैं। सरस्वती नदी का भूगर्भीय जलीय अवशेष जो जैसलमेर के पोखरण से मोहनगढ़ के बीच 60 किलोमीटर में स्थित है।
तो जैसलमेर के पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में फैला हुआ है। और कितनी लंबी पट्टी है ये? तो ये जो भूगर्भीय पट्टी है 60 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 60 किलोमीटर। राजस्थान में सरस्वती नदी का दूसरा भूमिगत जलीय अवशेष बायतू बाड़मेर से सांचौर जालौर के अंदर स्थित है। तो ये दूसरा भूमिगत जलीय अवशेष है सरस्वती नदी का। कहाँ से कहाँ तक? बायतू बाड़मेर से सांचौर जालौर के अंदर। स्टील ग्रेड चूना पत्थर के भंडार मिले हैं। किसके भंडार मिले हैं? यहाँ पर स्टील ग्रेड चूना पत्थर के भंडार मिले हैं। रेग क्या होता है? मिश्रित कंकड़ पत्थर युक्त मरुस्थल क्या कहलाता है? रेग कहलाता है। बालोतरा से फलोदी के बीच में सीज की स्थापना की गई है। और बालोतरा से फलोदी के बीच में किसकी स्थापना की गई है? सीज की स्थापना की गई है। अब देखते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। तो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश अपन ने देख लिया। अब देखते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। कौन कौन से बालू का स्तूप बनते हैं? सबसे देखते हैं बालू का स्तूप के प्रकार। बालू का स्तूप बनते कैसे हैं? पवन यानी हवा चलती है, फिर मिट्टी का निक्षेपण होता है और उस मिट्टी के निक्षेपण से बालू का स्तूप का निर्माण होता है। सबसे पहले देखते हैं अनुदैर्ध्य या रेखीय या लीनियर बालू का स्तूप। तो ये कैसे बनता है? हवा सीधी चलती है समानांतर और आगे ये रेत सीधे सीधे, ये जो मिट्टी है मिट्टी सीधी आगे चली जाती है। मिट्टी का फैलाव हो जाता है आगे की ओर। लंबाई की साइड लंबाई में होता है, ये चौड़ाई के अंदर नहीं होता। एकदम इसकी लंबाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। और इसको क्या बोला जाता है? रेत कटक बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सीफ और अलब, ये अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप के प्रकार है, सीफ और अलब। हवा की दिशा के समानांतर बना बालू का स्तूप, ये हवा की दिशा के बिल्कुल समानांतर बनता है। चौड़ाई की बजाय लंबाई अधिक होती है इसकी। इन्हें रेत कटक भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? रेत कटक। और सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं ये बालू का स्तूप? तो जैसलमेर में, सूरतगढ़ में और बीकानेर के अंदर। जैसलमेर, सूरतगढ़ और बीकानेर के अंदर ये बालू का स्तूप पाए जाते हैं। फिर देखते हैं अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप क्या होता है? मतलब लंबवत। हवा आती है, किसी आगे कोई किसी भी चीज से टकराकर उसके एकदम लंबवत बन जाती है, उसे क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। तो पवन की दिशा के समकोण पर पवन के भाग में अवरोध आने से इस बालू का स्तूप का निर्माण होता है। कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक कहाँ बनते हैं ये? तो जोधपुर और बाड़मेर के अंदर। कहाँ बनते हैं सर्वाधिक? जोधपुर और बाड़मेर के अंदर। फिर देखते हैं अगले बरखान। ये अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं। कैसे होते हैं? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होता है। ऐसी इनकी आकृति होती है। बरखान के दोनों किनारे सिंह की तरह हवा की ओर आगे की ओर निकले होते हैं। हवा की ओर जैसे ये आगे की ओर निकले हुए हैं ना, दोनों साइड आगे की ओर निकले हुए होते हैं। मध्य भाग में ऊंचाई सर्वाधिक होती है। इनके मध्य भाग में क्या होती है? ऊंचाई सर्वाधिक होती है। यहाँ पर इसकी ऊंचाई सर्वाधिक है। ऐसे स्तूप का पवनामुखी ढाल सामान्य या फिर उत्तल तथा पवनाभिमुखी ढाल तीव्र, खड़ा व अवतल होता है। कैसा होता है? खड़ा होता है। तो ये पवन मुखी ढाल तो क्या होगा? ये उत्तल की आकृति जैसा हो गया। और जो पवन विमुखी ढाल है यहाँ पर, ये कैसे होगा? ये अवतल की आकृति के जैसे हो गया। बरखान निर्माण के समय, तो ये हो गया बरखान बालू का स्तूप, या इसको क्या बोलते हैं? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। बरखान निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन हो जाता है तो बरखान की एक दिशा आगे की ओर बढ़ जाती है, उसे सीफ कहते हैं। तो जो ये बरखान बनते हैं इसकी एक दिशा का आगे की ओर बढ़ने, जैसे ये इसका अगर ये दिशा आगे की ओर बढ़ जाए तो इसको क्या कहते हैं? सीफ कहते हैं। एक दिशा का आगे की ओर बढ़ना क्या कहलाता है? सीफ कहलाता है। और ये सर्वाधिक कहाँ बनते हैं? सर्वाधिक मंथा नदी बेसिन, सीकर व भालेरी चूरू के अंदर पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक सीफ कहाँ बनते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? मंथा नदी बेसिन, सीकर और भालेरी चूरू क्षेत्र के अंदर। और बरखान का अगर देखा जाए तो बरखान सर्वाधिक कहाँ बनते हैं? तो बरखान शेखावाटी क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। तो ये हो गया अर्धचंद्राकार या बरखान बालू का स्तूप। अर्धचंद्राकार मतलब आधे चांद की जैसी आकृति है इसकी। अब आगे देखते हैं नेबखा। नेबखा क्या होता है? वनस्पति या झाड़ियों के पीछे बनने वाले बालू का स्तूप क्या कहलाता है? नेबखा कहलाते हैं। वनस्पति या फिर
झाड़ियों के आसपास में जो बालू का स्तूप बनते हैं, मिट्टी का जो ढेर पाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको नेबखा बोला जाता है। फिर आगे देखते हैं पैराबोलिक बालू का स्तूप, या इसको क्या बोल सकते हैं? परवलयिक बालू का स्तूप भी बोलते हैं। बालों की क्लिफ जैसी आकृति होती है इसकी आकृति कैसी होती है? तो आकृति पूछी जाती है इसकी, बालों की क्लिफ जैसी आकृति होती है और बरखान के विपरीत आकार का होता है। बरखान के विपरीत कौन सा बालू का स्तूप पाया जाता है? पैराबोलिक बालू का स्तूप। जैसे बरखान की आकृति कैसी थी? ऐसी थी, और इसकी कैसी है? बिल्कुल उसके विपरीत, यानी ऐसे। राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और नागौर। अब जोधपुर से अलग हो गया फलोदी, तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा, और नागौर से अलग हो गया डीडवाना, कुचामन। तो नए जिलों के अकॉर्डिंग इसमें आ जाएंगे जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, बीकानेर, नागौर और डीडवाना, कुचामन। यह एक अनुप्रस्थ आकृति का बालू का स्तूप है। कैसी आकृति है इसकी? अनुप्रस्थ आकृति का बालू का स्तूप है, तथा इसमें दोनों किनारे जिस तरफ से हवा आ रही है उसी दिशा में पीछे की ओर निकले होते हैं। तो जैसे हवा इस साइड से आ रही है, तो इसके किनारे भी कौन सी साइड है? इसी साइड है। एवं बीच का भाग हवा की दिशा में आगे की ओर निकला रहता है, और इसका बीच का भाग किधर है? हवा की दिशा के आगे की ओर। जैसे ये देखो इधर है, इधर आगे की ओर निकला हुआ है ना, तो ये हो गया। तो इसके किनारे हो गए इस साइड में, और इसके बीच का भाग आगे की ओर निकला हुआ होता है। ऐसा किसी क्षेत्र में जब होता है जब किन्हीं दो कठोर चट्टानों वाले क्षेत्रों के बीच की मुलायम रेत हवा द्वारा उड़कर आगे निक्षेपित कर दी जाती है। तो ये हो गया पैराबोलिक बालू का स्तूप। ध्यान रखना, इसकी आकृति बालों की क्लिफ जैसी है। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि बालों की क्लिफ जैसी आकृति वाला बालू का स्तूप कौन सा है? तो पैराबोलिक बालू का स्तूप या परवलयिक बालू का स्तूप। फिर आता है नेक्स्ट तारानुमा बालू का स्तूप। तारे की जैसी आकृति है इसकी। तो कैसी आकृति है? तारे की जैसी आकृति है। बहुभुजाकार बालू का स्तूप, या इसको क्या बोलते हैं? बहुभुजाकार बालू का स्तूप। बहुत सारी भुजाएं हैं इसकी, तो बहुभुजाकार बालू का स्तूप। सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक मोहनगढ़, जैसलमेर व सूरतगढ़, गंगानगर के अंदर पाए जाते हैं। मोहनगढ़, जैसलमेर और सूरतगढ़, गंगानगर के अंदर सर्वाधिक तारानुमा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अब देखते हैं सब्र काफिज। सब्र काफिज क्या होता है? छोटी झाड़ी व वनस्पति के पास बनने वाले बालू का स्तूप, और यह नेबखा जैसा होता है। नेबखा भी क्या होता है? नेबखा भी झाड़ी और वनस्पतियों के पास बनने वाला बालू का स्तूप होता है। तो नेबखा और सब्र काफिज क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं, और ये कहाँ बनते हैं? ये बीकानेर के अंदर पाए जाते हैं। तो छोटी झाड़ी और वनस्पतियों के पास बालू का स्तूप पूछा जाए तो कौन सा बनता है? सब्र काफिज या फिर नेबखा आ जाएगा इसके अंदर। फिर अगला बालू का स्तूप आता है लूनेट या नवचंद्राकार। मरुस्थल में झीलों के किनारे पतली धारी नुमा या नव चंद्रमा जैसी बालू का स्तूप बनती है। तो यह मरुस्थल में झीलों के किनारे पाई जाती है। पतली धारीनुमा या नव चंद्रमा यानी चंद्रमा के आकार जैसा बालू का स्तूप बनता है। इसको बोलते हैं लूनेट या नव चंद्राकार बालू का स्तूप। मरुस्थल के अंदर पाया जाता है ये। फिर आता है हेलबैक स्तूप। मरुस्थल में मोटी रेत के जमाव से, अब ये तो पतली धारीनुमा रेत के जमाव से था लूनेट तो, और ये मोटी रेत के जमाव से अत्यधिक विशाल आकार का स्तूप बनता है, और यह व्हेल मछली के समान दिखाई देता है। व्हेल मछली के समान इसका पृष्ठ दिखाई देता है। इस टाइप का होता है ये बालू का स्तूप। तो ये हो गया हेलबैक स्तूप। फिर आता है अर्घ या इर्ग, उर्मिकाओं युक्त मरुस्थल। ये उर्मिकाओं का निर्माण होता है इसके अंदर। तो उर्मिकाओं युक्त मरुस्थल को क्या कहते हैं? अर्घ या इर्ग कहते हैं। अर्घ का ऊपरी भाग टिल्ला तथा दो टिल्लों के मध्य का भाग धोरा कहलाता है। अब अर्घ का निर्माण कैसे होता है? ऐसे होता है, जो ऊपर का जो भाग होता है इसको तपन क्या कहते हैं? टिल्ला कहते हैं, और जो दो टिल्लों के बीच में जो नीचे का भाग होता है इसको क्या बोला जाता है? इसको धोरा बोला जाता है। धोरा लहरदार बालू का स्तूप होते हैं, और ये सम गांव जैसलमेर के प्रसिद्ध है। धोरा कहाँ के प्रसिद्ध है? तो सम गांव जैसलमेर के प्रसिद्ध है। तो ये हो गए अर्घ या इर्ग। फिर आते हैं धरियन। पश्चिमी राजस्थान में हवाओं के साथ आगे की ओर स्थानांतरित होने वाला बालू का स्तूप।
तो हवाओं के साथ आगे की ओर स्थानांतरित होने वाला बालू का स्तूप क्या कहलाता है? धरियन कहलाता है। इसे नेटवर्क बालू का स्तूप भी कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना, इसको क्या कहते हैं? नेटवर्क बालू का स्तूप। ऐसी आकृति होती है इसकी, इसके ऊपर ये चलता जाता है, फिर ये इसका वापस से स्थानांतरण होगा, फिर वापस से स्थानांतरण होगा, तो ऐसे एक नेटवर्क सा बनता जाता है। इसको क्या बोलते हैं? नेटवर्क बालू का स्तूप कहा जाता है। फिर आता है कारवा या गासी। अब ये कारवा या गासी क्या होता है? दो बालू का स्तूप के मध्य का जो मार्ग होता है उसको क्या बोलते हैं? कारवा या गासी कहा जाता है। तो दो बालू का स्तूपों के मध्य का मार्ग हो गया। फिर अन्य आकृतियों के अंदर अगर हम देखें तो अन्य आकृति यहाँ पर रोही क्या होता है? यह पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश में अरावली के पर्वत पदीय भाग में वर्षा जल द्वारा जलोढ़ मिट्टी के जमाव से निर्मित उपजाऊ मैदानी क्षेत्र होता है। क्या होता है? ये उपजाऊ मैदानी क्षेत्र होता है। तो ये हो गया रोही। फिर तल्ली या सर या मरहो। तो तल्ली क्या होता है? इंपॉर्टेंट है तल्ली। मरुस्थल क्षेत्र में बालू का स्तूपों के नीचे के बीच निचले गर्तनुमा भागों को क्या कहते हैं? जो बालू का स्तूप होते हैं उनके बीच में जो बीच के जो निचले गर्तनुमा भाग होते हैं उसको क्या कहते हैं? तल्ली या सर या मरहो। टाट या रण। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, टाट या रण। तल्ली में वर्षा का जल, जो ये बीच का जो गर्तनुमा भाग बन गया तल्ली, उसके अंदर वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है और उससे एक अस्थायी झील का निर्माण हो जाता है। उसको क्या बोला जाता है? टाट या रण कहा जाता है। जैसे कि पोखरण, ये कहाँ बनते हैं टाट या रण? पोखरण, जैसलमेर, पडियारा क्षेत्र, चूरू के अंदर। थोबरण कहाँ है? थोबरण कहाँ पाया जाता है? बाड़मेर के अंदर। बाकरी रण जैसलमेर के अंदर। और बाप रण पूछे तो कहाँ पाया जाता है? जोधपुर के अंदर पाया जाता है। तो ये हो गए कुछ रण के 3 रण हो गए, थोबरण बाड़मेर में, बाकरी रण जैसलमेर में और बाप रण जोधपुर के अंदर। रण को स्थानीय भाषा में डांड कहते हैं। तो ये शब्दावली के अंदर पूछे जाते हैं ये वर्ड। डांड क्या होता है? तो ये जो रण होता है, रण का स्थानीय भाषा में ही कहा जाता है डांड कहा जाता है। और टाट, ये जो रण क्या होता था? रण क्या होता था? ये तल्ली के अंदर जो वर्षा का जो जल एकत्रित हो जाता था और उससे अस्थायी झील का निर्माण हो जाता था, उसको टाट या रण कहा जाता था। और इसी रण को क्या कहते हैं? स्थानीय भाषा में डांड कहते हैं। अब हम देखते हैं कि कुलदरा गांव जैसलमेर। अब इसके अंदर जैसे पहाड़ों से पानी आता है, तो ये जो ढलान होता है, जो पानी का ढलान होता है, उसको क्या बोला जाता है? पेडिमेंट बोला जाता है। वर्षा जल से निर्मित भाग होता है ये, और उसको क्या बोला जाता है? पेडिमेंट बोला जाता है। और इसी वर्षा जल में जब ये पहाड़ों से नीचे गिरता है तो इसके साथ में कंकड़ पत्थर आते हैं बहुत सारे, और इससे कंकड़ पत्थरों का एक जगह जमाव हो जाता है, बड़े बड़े पत्थरों का। तो उसे क्या बोला जाता है? उसको बजादा कहते हैं। तो कंकड़ पत्थरों का जमाव क्या हो गया? बजादा हो गया। और आगे चलकर इस झीलों का निर्माण होता है किसका? पलाया झील का। और ये जो पलाया झील होते हैं सूखने के बाद विकसित उपजाऊ मैदान बन जाते हैं। और इसी विकसित उपजाऊ मैदान को क्या कहा जाता है? इसको बालसन कहते हैं। क्या कहते हैं? बालसन कहते हैं। तो पेडिमेंट क्या हो गया? पर्वत के अग्रभाग या पर्वतपदीय भाग में सामान्यतः वर्षा जल से जो निर्मित भाग होता है उसको क्या बोला जाता है? पेडिमेंट कहा जाता है। तो पेडिमेंट अगर पूछा जाए तो क्या करेंगे? पर्वतपदीय भाग में वर्षा जल से निर्मित भागों को क्या कहते हैं? पेडिमेंट कहते हैं। पलाया पूछ ले तो पलाया क्या होता है? यह बालसन के सबसे बीच में स्थित लवणीय भाग होता है। तो लवणीय भाग क्या होता है? पलाया कहलाता है। वह इस भाग में वर्षा जल एकत्रित होने पर पलाया झील बनती है। इस लवणीय भाग को पलाया कहते हैं। और जब इसमें वर्षा का जल एकत्रित हो जाता है तो उससे पलाया झील का यहाँ पर निर्माण होता है। कौन कौन सी पलाया झीलें? जैसे कि सांबर, डीडवाना, कुचामन और डेगाना, ये पलाया झील है। बालसन क्या होता है? पलाया के सूखने के बाद विकसित उपजाऊ मैदान क्या कहलाता है? बालसन कहलाता है। और बजादा अपन ने देख लिया था कि पेडिमेंट और पलाया के बीच में जो पहाड़ों जो वर्षा का पानी अपने साथ में जो मोटे कंकड़ पत्थर लेके आता है उसको जो जमाव हो जाता है एक जगह पर, उसे क्या बोलते हैं? बजादा कहा जाता है। तो पेडिमेंट व पलाया के बीच मोटे कंकड़ पत्थरों के जमाव से निर्मित जलोढ़ परतनुमा क्षेत्र क्या कहलाता है? बजादा कहलाता है। तो ये शुष्क मरुस्थल हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं अर्धशुष्क मरुस्थल। 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाला क्षेत्र, इसे 4
क्षेत्रीय भागों में पढ़ेंगे। कितने भागों में पढ़ेंगे? 4 क्षेत्रीय भागों में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं घग्गर बेसिन। घग्गर नदी द्वारा गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ में बाढ़ों के द्वारा बनाया गया मैदान। तो घग्गर नदी के द्वारा बनाया गया क्षेत्र होता है ये घग्गर बेसिन। कहाँ पाया जाता है? गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर पाया जाता है। इसके अंदर भी हम देखेंगे नाली क्षेत्र और पाट क्या होता है। नाली क्षेत्र और पाट दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं नाली क्षेत्र और पाट। तो नाली क्षेत्र किसको कहते हैं? हनुमानगढ़ में घग्गर नदी का जो शुष्क घाटी क्षेत्र होता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है नाली क्षेत्र। और पाट क्या होता है? पाट होता है हनुमानगढ़ में घग्गर का मैदान जो बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है। ये पूछा जाता है, बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध स्थान को क्या कहा जाता है? पाट कहा जाता है। तो घग्गर नदी का शुष्क घाटी क्षेत्र तो हो गया नाली क्षेत्र, और घग्गर के मैदान का जो बासमती चावल के लिए जो प्रसिद्ध है उसको बोलते हैं पाट क्षेत्र। इस मैदान में काठी, बगड़ी या फिर चिकनी उपजाऊ मिट्टी मिलती है। मिट्टी कैसी पाई जाती है यहाँ पर? काठी, बगड़ी या चिकनी मिट्टी मिलती है। योद्धे जाति का क्षेत्र होता है। योद्धे जाति का क्षेत्र कौन सा होता है? घग्गर बेसिन या फिर हनुमानगढ़ गंगानगर वाला क्षेत्र। 295 ईस्वी में भूपत भाटी के द्वारा भटनेर दुर्ग का निर्माण हनुमानगढ़ में करवाया गया था। ये हिस्ट्री के अंदर अपन ने पढ़ लिया। इस प्रदेश में इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में सेम की समस्या, ये इंपॉर्टेंट है, सेम की समस्या पाई जाती है। कौन से घग्गर नदी बेसिन में किसकी समस्या पाई जाती है? सेम की समस्या पाई जाती है। सेम की समस्या क्या होती है? यह जो जल होता है, जल के द्वारा मिट्टी का रिसाव होने लगता है, उसे क्या बोला जाता है? सेम बोला जाता है, सेम की समस्या। और इसका उपचार किससे किया जाता है? जिप्सम के द्वारा। सेम की समस्या का उपचार किससे किया जाता है? जिप्सम के द्वारा किया जाता है। अगला नदी बेसिन देखते हैं अपन, शेखावाटी बेसिन। अगला हम देखते हैं शेखावाटी बेसिन। शेखावाटी आंतरिक प्रवाह का मैदान या फिर शेखावाटी आंतरिक प्रवाह का मैदान। कौन से जिले आएंगे इसमें? सीकर, चूरू, झुंझुनू और नागौर का उत्तरी भाग। इस क्षेत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो शेखावाटी बेसिन की सबसे लंबी नदी मानी जाती है कौन सी नदी? कातली नदी। कातली नदी का पुराना जलोढ़ मैदान बांगड़ कहलाता है। तो कातली नदी का पुराना जलोढ़ मैदान क्या कहलाता है? बांगड़ कहलाता है। ये खंडेला की पहाड़ियों से, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? कातली नदी निकलती है। और ये कातली नदी अपने साथ पहाड़ी से आती है, तो अनेक इसके साथ पत्थर, बड़े पत्थर, कंकड़ इसके साथ में आते हैं, और ये कंकड़ पत्थर आगे चलकर किसका निर्माण करते हैं? जलोढ़ शंकु का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? जलोढ़ शंकु का निर्माण करता है। शंकु जैसी आकृति बन जाती है। जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख का निर्माण करते हैं। और ये कंकड़ व पत्थर वाली मोटी मिट्टी होती है। यहाँ पर कैसी मिट्टी होती है? मोटी मिट्टी होती है। यहाँ पर जो नदी होती है, जो कातली नदी होती है, अदृष्टिगोचर हो जाती है। क्या हो जाती है? अदृष्टिगोचर हो जाती है, मतलब दिखाई नहीं देती है। यहाँ पर भाबर क्षेत्र के बारे में हम देख लेते हैं, पूछा भी जाता है। सबसे पहली बात तो यह पर्वत के ठीक नीचे बनता है। भाबर क्षेत्र कहाँ बनता है? पर्वत के ठीक जस्ट नीचे बनता है। कंकड़ व पत्थर युक्त मोटी मिट्टी पाई जाती है। अब मोटी मिट्टी पाई जाती है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर खेती नहीं होगी, मतलब अनउपजाऊ मिट्टी हो गई है, खेती वाली मिट्टी नहीं होती है। और नदियां यहाँ पर क्या हो जाती है? अदृश्य हो जाती है। तो ये हो गया भाबर क्षेत्र। फिर जब यहाँ पर ये जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख का निर्माण हो जाता है, मतलब बड़े बड़े पत्थर, चट्टान जैसी, शंकु के आकार के जैसे यहाँ पर चट्टानी रूप की क्या हो जाती है? संरचना बन जाती है। तो ये नदियां अदृष्टिगोचर हो जाती है। फिर यहाँ से जो नदियों का जल है ये आगे चलकर तराई, यहाँ से आगे चलकर किस में हो जाता है? बांगड़ क्षेत्र का निर्माण होता है। ये जो पानी आगे पहुंचता है इसको क्या बोलते हैं? तराई या दलदली भूमि। यहाँ पर किसका निर्माण होता है? दलदली भूमि का निर्माण होता है। फिर आगे पुराने जलोढ़ मैदान के अंदर पहुंचती है नदियाँ, और अपने साथ जो मैदान की जो मिट्टी है उसको बहाकर आगे ले जाती है। और इस पुराने जलोढ़ मैदान से आगे चलकर नवीन जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है। और इस नवीन जलोढ़ मैदान को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। तो ये नवीन जलोढ़ मैदान को क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। और यहाँ पर ये मिट्टी कृषि के लिए एकदम उपजाऊ मिट्टी होती है। क्या होती है? कृषि के लिए उपजाऊ मिट्टी होती है। और खादर से आगे की ओर ये नदियां निकलते हुए डेल्टा के रूप में आगे समुद्र के अंदर गिर जाती हैं। तो ये हो गया शेखावाटी बेसिन।
इसके अंदर भाबर और खादर क्षेत्र ध्यान रखना। खादर क्षेत्र कृषि के लिए उपजाऊ होता है, जबकि जो भाबर क्षेत्र होता है ये कृषि के लिए अनउपजाऊ होता है। यहाँ पर ये नवीन जलोढ़ मृदा होती है और ये पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। तोरावाटी क्षेत्र, और ये भी ध्यान रखना जो ये भाबर क्षेत्र होता है ये पर्वत के जस्ट नीचे बनता है, और जो खादर होता है, ये खादर क्षेत्र होता है, ये कहाँ बनता है, ये मैदानों के अंदर बनता है, नवीन जलोढ़ मैदान के अंदर बनता है। तोरावाटी कांतली नदी के नीम का थाना क्षेत्र में तवर राज्य वंश का क्षेत्राधिकार था, उसको क्या बोलते थे, तोरावाटी। थल्ली बीकानेर, चूरू व हनुमानगढ़ का सीमावर्ती भाग क्या कहलाता है, थल्ली कहलाता है। बीड़ क्या होता है, या शेखावाटी में चरागाह भूमि को क्या कहा जाता है, बीड़ कहा जाता है। तो ये शेखावाटी बेसिन हो गया। अब हम देखते हैं आगे नागौर उच्च भूमि। नागौर व बीकानेर जिले का समुद्र तल से लगभग 450 मीटर ऊंचाई वाला भाग 450 मीटर ऊंचाई वाला भाग होता है। यह क्षेत्र भी आंतरिक प्रवाह की श्रेणी में आता है। किस में आता है, आंतरिक अपवाह की श्रेणी के अंदर आता है। इस क्षेत्र में प्लाया झीलें मिलती है। श्रेणियां कौन कौन सी पाई जाती हैं इसके अंदर, नागौर बेसिन में। नागौर में टूटी फूटी पहाड़ियों को क्या बोला जाता है, श्रेणियां बोला जाता है। मकराना श्रेणी किसके लिए प्रसिद्ध है, तो मकराना श्रेणी सफेद मार्बल के लिए, मांगलोद श्रेणी जिप्सम के लिए, और जायल श्रेणी, तो जायल श्रेणी होती है जायल डीडवाना नागौर से पुष्कर अजमेर तक फैली हुई है। जायल श्रेणी जायल डीडवाना नागौर से पुष्कर अजमेर तक फैली हुई है। इसमें फ्लोराइड अधिक होता है, इसलिए इसे कुब्बड़ पट्टी, बाका पट्टी या हाच बेल्ट कहा जाता है। किसके अंदर, जायल श्रेणी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसको कुब्बड़ पट्टी, बाका पट्टी या हाच बेल्ट कहा जाता है। नागौर का प्राचीन नाम, तो नागौर का प्राचीन नाम क्या है, अहिछत्रपुर। तो नागौर बेसिन हो गया। नेक्स्ट अब हम देखते हैं लूणी बेसिन, या इसको क्या बोलते हैं, गोडवाड़ बेसिन। सबसे पहले जिले देखते हैं, तो जिले कौन कौन से आते हैं इसके अंदर, पाली, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर, जोधपुर, फलोदी और सिरोही का पश्चिमी भाग। सिवाना बाड़मेर और बालोतरा बाड़मेर, इसके बीच में 56 गुंबदाकार पहाड़ियां पाई जाती है। कैसी पहाड़ियां पाई जाती है, तो गुंबद के आकार की जैसी पहाड़ियां पाई जाती है, 56 गुंबदाकार पहाड़ियां पाई जाती है, जिसे 56 की पहाड़ियां बोलते हैं। सिवाना बाड़मेर में हल्देश्वर महादेव मंदिर स्थित है। तो पिपलूद गांव में कौन सा मंदिर स्थित है, हल्देश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। और बालोतरा के अंदर नाकोड़ा भैरव मंदिर स्थित है। कौन सा मंदिर स्थित है बालोतरा के अंदर, तो बालोतरा में हो गया नाकोड़ा भैरव मंदिर, नाकोड़ा पर्वत पर। और सिवाना में पिपलूद गांव में क्या हो गया, हल्देश्वर महादेव मंदिर। और इनके बीच में क्या पाई जाती है, 56 गुंबदाकार पहाड़ियां पाई जाती हैं। जो किसके लिए प्रसिद्ध है, ग्रेनाइट व रायोलाइट के लिए प्रसिद्ध है। ये जो 56 गुंबदाकार पहाड़ियां है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ग्रेनाइट और रायोलाइट के लिए प्रसिद्ध है। मरुस्थल का ऐसा क्षेत्र जिसका जल समुद्र में पहुंचता है। इस प्रदेश का उत्तरी भाग में सीमांकन थड़ी द्वारा तथा पूर्वी भाग में काला बूरा डूंगर पाली द्वारा किया जाता है। तो उत्तरी भाग में क्या होता है, थड़ी क्षेत्र, और पूर्वी भाग में काला बूरा डूंगर होता है, काला बूरा डूंगर पाली के अंदर। नेहड़ क्या होता है, अब शेखावाटी के अंदर हम देखते हैं कि नेहड़ क्या होता है। जालोर में रण अथवा दलदली भूमि, जालोर में क्या होते हैं, रण अथवा दलदली भूमि। तो जालोर में रण अथवा दलदली भूमि को क्या कहा जाता है, नेहड़ कहा जाता है। इस क्षेत्र का दक्षिण पश्चिमी भाग जालोर जिले के सांचौर में समुद्र तल से 50 मीटर ऊंचाई वाला होता है। यहाँ लूणी व उसकी 4 सहायक नदियां मिलकर मैदान बनाती है, इसलिए राजस्थान का पंजाब सांचौर को कहते हैं। राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं, तो सांचौर को कहा जाता है। इस कम ऊंचाई वाले क्षेत्र या मैदान को नेहड़ या नेहड़ा या रेल कहा जाता है। इसको नेहड़ भी बोला जाता है, नेहड़ा, या फिर इसको रेल भी कहते हैं। तो जालोर के अंदर क्या हो गया, रण अथवा दलदली भूमि को क्या कहते हैं, नेहड़ कहते हैं, तो ध्यान रखना। फिर देखते हैं जसवंतपुरा की पहाड़ियां, ये कहाँ पाई जाती है, जालोर के अंदर पाई जाती है। ग्रेनाइट पर्वत, सर्वाधिक क्या मिल पाया जाता है, यहाँ पर ग्रेनाइट पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जसवंतपुरा की पहाड़ियों को ग्रेनाइट पर्वत भी कहा जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है,
तो सबसे ऊंची चोटी होती है डोरा पर्वत, जो 869 मीटर ऊंची होती है। कितनी ऊंची होती है? 869। दूसरी होती है सुंदा पर्वत, और सुंदा पर्वत की ऊंचाई कितनी होती है? 530 मीटर। तो ये जसवंतपुरा की पहाड़ियों में दो चोटियां हो गई, डोरा पर्वत पहली तो, और दूसरी सुंदा पर्वत। इस क्षेत्र में लवणीय पादप या हेलोफाइट मिलते हैं। क्या मिलते हैं? लवणीय पादप और हेलोफाइट पादप मिलते हैं। तो ये लूणी नदी बेसिन हो गया हमारा। हमने इसके अंदर टोटल 4 बेसिन पढ़े हैं। तो 4 नदी बेसिन कौन कौन से हो गए? घग्गर नदी बेसिन, शेखावटी नदी बेसिन, नागौर उच्च भूमि, और ये लास्ट में हो गया लूणी नदी बेसिन। पश्चिमी शुष्क मरुस्थल में कुल जिले कितने होते हैं? तो 12। अब कितने हो गए? 16 या फिर 17 जिले इसके अंदर पाए जाते हैं मरुस्थल के अंदर। जनसंख्या 40%। कुल भूभाग इसका पूछा जाए तो 61.11%। थार के मरुस्थल का 57.68% हिस्सा होता है, और इसरो रिपोर्ट 2007 के अनुसार इसका क्षेत्रफल कितना है? 67.01%। इसका क्षेत्रफल कितना है? 67.01%। तो आज हमने मरुस्थल को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।